अंजलि को अपनी बाहों में भर रखा है। विंडो से आती हवा में अंजलि के बाल उड़ रहे हैं, जिन्हें गौतम उसके चेहरे से हटा रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। अंजलि बहुत खुश है। गौतम अंजलि के चेहरे से बाल हटाकर अंजलि के गाल पर एक किस करता है और तभी अचानक अंजलि की आंख खुल जाती है। उसे गौतम के साथ बिताया पुराना हनीमून वाला टाइम याद आ जाता है, जिससे वो घबरा सी जाती है। आगे देखती है तो गौतम अंजलि को नजरें चुरा चुरा कर शीशे में से देखने की कोशिश कर रहा है। सफर को लगभग 1 घंटा बीत चुका था और कार में पूरी तरह साइलेंस था। अंजलि खिड़की से बाहर देखते हुए गौतम के साथ किसी तरह की पर्सनल कॉन्वर्जेशन को अवॉइड कर रही थी। अंजलि के मन में चल रहा था, मुझे कैसे भी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आज मिनिस्टर से मीटिंग पॉजिटिव हो जाती है तो 10 दिन में अप्रूवल आ जाएगा और फिर आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस। तभी गौतम बोलता है, अंजलि, आगे रेस्टोरेंट आने वाला है, भूख लगी हो तो वी कैन स्टॉप देयर और कुछ खा सकते हैं। अंजलि बिना कुछ सोचे समझे कहती है, नो नो, वी शुड रीच दिल्ली फर्स्ट। गौतम फिर से कहता है, अंजलि, माना कि वर्क इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना, जीने के लिए। अंजलि फेस पर फेक स्माइल लिए हुए कहती है, यस गौतम, लेकिन मैं इस ट्रिप पर लाइफ जीने नहीं आई हूँ, और वैसे भी अब मुझे बहुत अच्छे से पता है हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ। गौतम को जैसे इनडायरेक्ट वे में बात समझ आ गई। उसे एहसास हो गया कि उसकी इस बात का असल मतलब क्या था। जब से गौतम अंजलि से फिर से मिलने लगा है, उसके मन में अंजलि के साथ बिताया पुराना समय, पुरानी यादें, सब कुछ अब गिल्ट का रूप ले चुकी थी। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने अंजलि के साथ गलत किया था। अच्छी खासी चलती कार में अचानक से एक आवाज आती है और ड्राइवर कार को स्लो करके साइड में लगाता है। फिर बाहर निकलकर कार को चेक करता है। क्या हुआ? गौतम कार में बैठे हुए पूछता है। ड्राइवर कार के अगले पहिए को देखते हुए उससे कहता है, पंक्चर हो गया सर। अंजलि और गौतम के फेस पर एक शिट वाला एक्सप्रेशन आता है। आप लोग ही सामने वाले होटल में जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं स्टेपनी निकालकर पहिया बदल देता हूँ। गौतम और अंजलि दोनों कार से बाहर आते हैं। आओ अंजलि, चाय पीते हैं। गौतम होटल की तरफ बढ़ते हुए अंजलि से कहता है। दोनों होटल जाते हैं। गौतम सोचता है, ये बहुत अच्छा टाइम है अंजलि से बात करने का। लेकिन अंजलि इतनी देर में फोन पर स्वास्तिका से अदर प्रोजेक्ट्स पर बात करने लग जाती है। गौतम अंजलि के फोन रखने का वेट करता है। उसके फोन पर रिया का कॉल आता है। वो फोन को साइलेंट कर देता है, पर रिया का कॉल अटेंड नहीं करता। थोड़ी देर में अंजलि अपना फोन रख चुकी थी। गौतम चाय का ऑर्डर देते हुए कहता है, भैया एक कड़क अदरक की चाय और एक नॉर्मल, और 2 मैगी भी ले आइए। अंजलि कहती है, नहीं गौतम, मैं बस चाय लूंगी। अरे अंजलि, टायर चेंज होने में टाइम लगेगा, तब तक कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने थोड़ी गपशप हो जाएगी। गौतम मुस्कुराते हुए बोलता है। अंजलि गौतम की सोच समझ चुकी थी। उसके मन के किसी कोने में थोड़ा सा डर बैठा था कि गौतम अब अंजलि की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा। उधर रिया अपने ऑफिस में कई चिंताओं में खोई हुई थी और अपने मोबाइल में अंजलि की पुरानी फोटो लगातार देख रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अंजलि को ही देखा था। तभी प्रभाकरन रिया के पास आता है और उसे मोबाइल में अंजलि को देखते हुए कहता है, आप अंजलि मैडम को फोन में क्यों देख रही हैं? फैन हो गई है क्या आप भी इनकी? रिया प्रभाकरन की बात सुनते ही एकदम जैसे सरप्राइज हो जाती है और कहती है, अंजलि मैडम, तुम कैसे जानते हो उसे? प्रभाकरन कहता है, क्या रिया मैडम आप भी मजाक कर रही हैं? यही तो है हमारी इंटीरियर डिजाइनर अंजलि मैडम, जिनसे अभी तक मिलना ही नहीं हो पाया, जिन्होंने 1 घंटे तक वेट कराया था। इतना सुनते ही जैसे रिया को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो एकदम से उठ खड़ी होती है और प्रभाकरन को शॉकिंगली देखकर कहती है, ये अंजलि, वो इंटीरियर डिजाइनर अंजलि है? प्रभाकरन चेहरे पर स्माइल लिए कहता है, हाँ मैडम, यही तो है अंजलि मैम, इंडिया की टॉप इंटीरियर डिजाइनर, जिनसे बहुत रिक्वेस्ट की तब जाकर ये हमारे होटल का इंटीरियर करने के लिए रेडी हुई हैं। ये सुनते ही रिया जैसे मानो अंदर से पूरी तरह बिखर गई थी। उसका ईगो, एटीट्यूड, खुद को सबसे बड़ा मानने वाला अहम, सब कुछ एक झटके में टूटकर जमीन पर गिर गए।
6 साल पुरानी उसकी जीत मानो जैसे आज हार में बदल गई हो। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अंजलि इतनी बड़ी बन सकती है, कि रिया की औकात भी उसके सामने छोटी दिखाई देने लगेगी। ये रिया को बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा था जैसे अंजलि ने जिंदगी से हार न मानकर खुद को इतना बड़ा बनाकर रिया को तमाचा मार दिया हो। प्रभाकरन गूगल पर अंजलि का नाम डालकर रिया को दिखाता है। अंजलि देश भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सबके साथ उसके फोटोज थे। वो न जाने कितने बड़े बड़े लोगों के घरों का, होटल का, रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइन कर चुकी थी। यही कारण था कि अंजलि को इंडिया की टॉप की इंटीरियर डिजाइनर में काउंट किया जाता है। रिया के दिमाग में एक के बाद एक ऐसे झटके लगते जा रहे थे जैसे उसका दिमाग आज मानो बस फटने ही वाला था। उसके दिमाग ने पूरी जिंदगी में कभी इतना बड़ा झटका नहीं झेला था। रिया गौतम के हजारों करोड़ों के बिजनेस में चाहे खुद को पार्टनर मानती हो, लेकिन आज वो अंजलि के खुद के बनाए स्टेटस के सामने बहुत छोटी हो गई थी। उसे रियलाइजेशन होने की जगह और गुस्सा आता है। अब उसके अंदर जेलेसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो प्रभाकरन के फोन को जोर से फेंकते हुए बोलती है, जस्ट गेट आउट। प्रभाकरन जल्दी से अपना फोन उठाता है और वहां से निकल जाता है। रिया गुस्से में लाल आंखों के साथ मन ही मन खुद से कहती है, चाहे कितनी ही बड़ी बन जा तू अंजलि, मैं तुझे यहाँ नहीं टिकने दूंगी। तुझे तेरी जगह से बाहर करना तो मुझे अच्छे से आता है। यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए रिया इविल स्माइल के साथ हंसने लगती है। उधर पंक्चर कार का टायर अभी भी बदला जा रहा था और होटल में गौतम और अंजलि मैगी और चाय का स्वाद ले रहे थे। तो अंजलि, अभी फैमिली में कौन कौन है वैसे? गौतम बड़ी हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए पूछता है। अंजलि बिना ज्यादा सोचे जवाब देती है, आई एम अलोन। गौतम फिर आगे पूछता है, तो तुमने शादी नहीं की? गौतम, मैं आपको अपनी सारी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कैन वी टॉक समथिंग एल्स? गौतम का सवाल कंप्लीट होने के पहले ही अंजलि बोल पड़ती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो फिर से कहती है, हम एक प्रोजेक्ट पर साथ हैं, वर्क से रिलेटेड। यू कैन आस्क एनीथिंग टू मी, आई वोंट माइंड। गौतम एक फेक स्माइल चेहरे पर लेकर बोलता है, ओके, आई डोंट माइंड, मैं तो बस यूं ही। तभी वहां बाइक पर दो लड़के आते हैं और अंजलि को देखकर उनमें से एक लड़का कमेंट पास करता है और कहता है, मैगी से ज्यादा तो मुझे लड़की हॉट लग रही है। गौतम ये सुनते ही गुस्से में उठता है और बोलता है, क्या बोला तूने? अंजलि बोलती है, गौतम स्टॉप। गौतम अंजलि को रोकते हुए अपनी मर्दानगी दिखाने की पूरी कोशिश करता है। उसे लगता है ये बेस्ट मोमेंट मिल गया है उसे, जिससे वो अंजलि को इम्प्रेस कर देगा। वो कहता है, अंजलि तुम रुको, मुझे इन्हें सबक सिखाने दो। गौतम उस लड़के की कॉलर पकड़ता है। इतने में अंजलि आती है, गौतम से उसका कॉलर छुड़वाती है और कहती है, गौतम, उससे मुझ पर कमेंट पास किया है। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, अपनी डिसीजन लेना चाहती हूँ। गौतम पीछे हटते हुए कहता है, आई नो अंजलि, तुम बोलोगी हम दूसरी जगह पर आए हैं, मत लड़ो, छोड़ दो इन्हें। अंजलि कहती है, इन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इन्हें खुद सबक सिखाऊंगी। अंजलि उस लड़के की तरफ पलटकर फुल एटीट्यूड में बोलती है, हॉट लग रही हूँ तो मन में रखना चाहिए। ऐसे कमेंट पास करके किसी और को अनकंफर्टेबल कराना क्राइम होता है। आपकी गाड़ी का फोटो क्लिक करके यहाँ की पुलिस को भेज रही हूँ। आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया, सिर्फ इतना बोलने पर 1 साल की सजा हो जाएगी। अंजलि उनकी गाड़ी का और उसका फोटो लेने लगती है। इतने में वो लड़का अंजलि के पैर में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है और अंजलि समझाकर उन्हें छोड़ देती है और फिर पर्स से पैसे निकालकर होटल वाले को देती है। गौतम कहता है, अरे तुमने क्यों दिए पैसे? अंजलि कहती है, व्हाट डू यू मीन, क्या मैं नहीं दे सकती? गौतम कुछ नहीं बोलता। उसे हर बार की तरह एक बार फिर से एहसास होता है कि ये अंजलि उस पुरानी अंजलि से बहुत ज्यादा अलग है। इसका सिर्फ लुक नहीं बदला है, इसकी सोच भी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। ये सच में आज एक इंडिपेंडेंट वुमन है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उधर से ड्राइवर कार का टायर चेंज करके दोनों को बुलाने आ जाता है।
दिल्ली पहुंचकर उनकी मिनिस्टर के साथ एक लंबी मीटिंग चलती है, जिसमें मिनिस्टर को होटल के डिजाइन से रिलेटेड सारी बातें क्लियर करने में अंजलि गौतम की बहुत मदद करती है। मिनिस्टर भी अंजलि की काफी तारीफ करता है और वो जल्द से जल्द अप्रूवल देने की सहमति दे देता है। मीटिंग पूरी होते होते उन्हें रात हो जाती है और अब वो वापस बढ़ चले थे। पूरे दिन से दोनों ने खाना नहीं खाया था। रास्ते में गौतम गाड़ी एक लग्जरी रेस्टोरेंट के बाहर रुकवाता है। गौतम जेंटलमैन बनता है और पीछे का दरवाजा खोलकर अंजलि को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो स्टाइलिश रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। गौतम जानबूझकर अंजलि को इम्प्रेस करने के इरादे से सारी डिशेस उसकी पसंद के ही बुलवाता है। अंजलि इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती और बस खाना खाने लगती है। इधर गौतम खाना खा रहा था और उधर विवान ने उसकी गैर मौजूदगी में पूरा घर सर पर उठा रखा था। रिया अभी ऑफिस से घर नहीं लौटी थी। रिया ने स्ट्रिक्टली बोला था कि विवान को घर से बाहर ना जाने दिया जाए और घर का खाना खिलाया जाए, लेकिन विवान को नौकरों के हाथ से बने खाने से ज्यादा बाहर का जंक फूड खाना ठीक लगता है। लेकिन अब उसे वो भी लाकर नहीं दिया जाता है, तो वो बोलता है, जब तक मेरे पापा घर नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। इधर एक भाई भूखा था और दूसरा भाई होटल में अपनी नानी की गोद में गहरी नींद में सो रहा था। वंश को देखकर महालक्ष्मी देवी के मन में यही सवाल चल रहे थे, हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों के बच्चे एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। चेहरा, बाल, आंखें, नाक, लंबाई, सब कुछ एकदम हूबहू। इधर खाना कंप्लीट होते ही गौतम अंजलि से पूछता है, यहाँ पास में एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, तुम कहो तो हम चल सकते हैं। आई नो, खाने के बाद तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। अंजलि बीच में ही बात को काटते हुए कहती है, लेट्स गो। उधर रिया जब घर पहुंचती है तो गौतम को वहां ना पाकर उसे फोन मिलाती है, लेकिन गौतम उसका फोन काट देता है। कई बार फोन मिलाने पर भी जब गौतम फोन नहीं उठाता तो वो गौतम की असिस्टेंट मालविका को फोन करती है। मालविका उसे बताती है कि गौतम किसी अर्जेंट मीटिंग से दिल्ली गया है। ये सुनकर रिया को बड़ा अजीब लगता है। वो मालविका से पूछती है, दिल्ली गए हैं, पर उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, अकेले गए हैं? मालविका कहती है, नहीं मैम, अकेले नहीं गए हैं, साथ में हमारी जो नई इंटीरियर डिजाइनर मिस अंजलि हैं, उनको भी साथ ले गए हैं। ये सुनते ही रिया को ऐसा लगता है कि जैसे वो जमीन में धंसती चली जा रही है। उसके सिर से पसीना टपकने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और डर के भाव एक साथ उभर आए थे। क्या गौतम अंजलि के नजदीक फिर से आ पाएगा? रिया अंजलि को कैसे रोकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गौतम अंजलि के साथ गया है, मतलब ये फिर से मिल गए। इसे मैंने गौतम की जिंदगी से निकाल फेंका था, लेकिन ये फिर से उसकी जिंदगी में लौटकर कैसे आ गई? रिया एक के बाद एक वाइन की ग्लास गुस्से में पीते हुए चिल्लाकर बोलती है, इस अंजलि के लिए गौतम ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे छिपाया कि वो कहाँ जा रहा है। रिया बोलते बोलते नशे में बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन फिर से उठकर शीशे में खुद का चेहरा देखती है और गुस्से में कहती है, तू तो जानती है अपनी बहन को अंजलि। रिया वो नागिन है जो अगर एक बार डस ले तो फिर सामने वाले की पूरी जिंदगी में जहर फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। उधर अंजलि और गौतम रात में आइसक्रीम खा रहे हैं। गौतम अंजलि की तरफ देखकर अचानक से बोल पड़ता है, अंजलि, वेरी सॉरी। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो जाता है। अंजलि को ये बड़ा अजीब लगता है। वो पूछती है, सॉरी क्यों कहा तुमने वैसे? गौतम गर्दन हिलाकर इशारे में बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अंजलि कहती है, जस्ट टेल। गौतम थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है, मोबाइल में रील्स देखते हुए एक लाइन सुनी थी मैंने, सुनाऊं? या तो अपने हमसफर को अच्छे से जान लेना, वरना जब गलती हो जाए रिश्ते में तो माफी मांग लेना। अंजलि गौतम की शायरी सुनकर कुछ कह नहीं पाती। गौतम भी बात को घुमाते हुए बोलता है, वैसे आइसक्रीम काफी टेस्टी है ना? अंजलि भी गौतम की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, हाँ।
आइसक्रीम मेल्ट होकर अंजलि के कपड़ों पर गिर जाती है। गौतम ये देखते ही फौरन अपना रुमाल अंजलि को देता है और बोलता है, अंजलि, यू स्टिल डोंट नो हाउ टू ईट आइसक्रीम प्रॉपर्ली। अंजलि रुमाल से साफ करते हुए कहती है, अभी हाउ टू ईट आइसक्रीम की कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए क्या? आइसक्रीम है, पिघल ही जाती है। अपनी कार की तरफ दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी दुकानदार पीछे से आवाज लगाता है, सर पैसे। गौतम अंजलि की तरफ देखता है क्योंकि आखिरी बार अंजलि ने पैसे दिए थे और गौतम की कारण पूछने पर उसे सुनाया भी था। इसलिए गौतम इस बार अंजलि के लिए वेट करता है, लेकिन अंजलि अपना पर्स कार में ही छोड़कर आई है। गौतम रियलाइज करके पूछता है, मैं पे करूं तो चलेगा अंजलि जी? अंजलि हामी सिर हिलाती है। अंजलि की परमिशन मिलते ही वो जाकर पैसे पे करने लगता है। अंजलि के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जयपुर के लिए सिर्फ कुछ ही दूर का सफर और बचा था। गौतम कार में पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया था। वो अंजलि से अपने द्वारा हुई अभी तक की सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें पहले समझ नहीं पाया अंजलि, मेरी आंखों पर किसी ने गलत पर्दा लगा दिया था। अंजलि गौतम के बार बार माफी मांगने पर उसे देखकर एक स्माइल करती है। उसके हाथ को कसकर पकड़ती है और कहती है, गलती इंसान से होती है गौतम, तुमसे भी हो गई, लेकिन गलती को जो समय पर रियलाइज कर ले वही इंसान होता है। मैंने तुम्हें माफ। अचानक एक स्पीड ब्रेकर आता है। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है और ड्राइवर के बगल में बैठे गौतम की आंख खुल जाती है और ख्यालों से बाहर आ जाता है। फिर वो शीशे में पीछे बैठी अंजलि को देखता है, जो आंख बंद करके विंडो के नजदीक सर टिकाकर बैठी है। गौतम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। वंश की नींद खुलती है। वो बाहर हॉल में आकर देखता है तो उसे अंजलि कहीं दिखाई नहीं देती। वो स्वास्तिका को उठाता है और पूछता है, माँ कहाँ है? अभी तक नहीं आई? स्वास्तिका कहती है, सो जाओ वंश, वो बस थोड़ी देर में आने वाली होगी। लेकिन वंश जिद पकड़ लेता है कि उसे अभी अपनी माँ से बात करना है। स्वास्तिका जानती थी कि वो गौतम के साथ है और गौतम के सामने अंजलि वंश से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन वंश के काफी जिद करने पर वो फोन लगा देती है और अंजलि को सिचुएशन बता देती है। अंजलि वंश से बात करते हुए कहती है, बस आई एम ऑन द वे, कमिंग। वंश बोलता है, ठीक है, लेकिन आज आपने लव यू बेटा नहीं बोला, बोलो अभी। अंजलि टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो गौतम के सामने ये बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। वो फोन पर हाथ रखते हुए धीरे से बोलती है, लव यू। वंश फिर से बोलता है, और बेटा कौन बोलेगा? अंजलि बोलती है, वो अभी नहीं बोल सकती, ये सही समय नहीं है। स्वास्तिका भी समझ जाती है, लेकिन जिद्दी वंश नहीं मानता। फाइनली अंजलि देखती है कि गौतम की आंखें बंद है। वो फोन को बहुत क्लोजली लाती है और बोलती है, लव यू बेटा, और इतना बोलकर फोन रख देती है। लेकिन अगले ही पल अंजलि शॉक हो जाती है क्योंकि गौतम की आंख खुल जाती है और वो एक स्माइल के साथ अंजलि को देख रहा है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि क्या गौतम ने उसकी आवाज सुन ली या फिर ये किसी और बात की हंसी है। इतना सोच विचार के बीच ही अंजलि का होटल आ जाता है। गौतम उसे ड्रॉप करता है। अंजलि थैंक्स बोलती है। गौतम बोलता है, डोंट वरी, फोन पर तुम्हारी पर्सनल बात मैंने थोड़ी ही सुनी। और एक स्माइल के साथ अंजलि से हाथ मिलाता है। ऊपर विंडो से वंश ये सब देख रहा था। उसे याद आता है वो इस आदमी को माँ के साथ दूसरी बार देख चुका है। गौतम चला जाता है। अंजलि खुद के सिर पर मारती है और मन ही मन कहती है, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया कि मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। ये सोचते सोचते अंजलि होटल रूम के अंदर आ जाती है। वो वंश को देखते ही अपनी गली से लगा लेती है और उसकी गालों को चूमते हुए कहती है, ओ मेरा जिद्दी बेटा जाग रहा है अभी भी, सोए नहीं तुम? वंश जवाब देता है, नहीं सोया, क्योंकि मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था। माँ, कितने दिन और हमें यहाँ होटल में रहना पड़ेगा? मैं बहुत बोर हो गया हूँ अभी। अंजलि उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलती है, बस बेटा, बहुत जल्द हम वापस दिल्ली जाने वाले हैं। आप दिल्ली से यहाँ गए ना तो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। फिर आप बीमार हो गए तो मम्मा को बेवजह रुकना पड़ गया, लेकिन अब जल्दी वापस चलेंगे। अंजलि वंश को गोदी में लिए हुए काफी देर बात करने के बाद फाइनली सुलाती है। वो खुद भी काफी थक चुकी थी। उसे बहुत जोर से नींद आ रही थी, लेकिन वंश की वजह से वो सो नहीं पा रही थी। वो मन में सोचती है,
सही कहा है किसी बड़े आदमी ने, औरत काम से लौटने के बाद घर नहीं लौटती, फिर से काम पर ही लौटती है। और इन काम के बदले पैसे नहीं मिलते, सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती है। औरत को शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाहर की जिम्मेदारी तो बखूबी निभाती है, साथ ही उसके हिस्से में घर की जिम्मेदारी भी आती है। पहले अंजलि मंच के द्वारा फैलाया रूम ठीक करती है और फिर सो जाती है। उधर रिया अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। वो शराब के नशे में धुत थी। विवान अपना होमवर्क कर रहा था कि अचानक वो अपनी बैग में देखता है कि एक नोटबुक गायब है जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। तब उसे याद आता है कि क्लास के एक बच्चे ने उसकी नोटबुक छीन ली थी। ये बात उसे अपने पापा को बतानी थी, लेकिन पापा थे नहीं, तो वो अपनी माँ से शेयर करने जाता है। वो दौड़ता हुआ नीचे जाता है और अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। रिया पलटकर उसे देखती है और दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। रिया उसके गाल को चूमते हुए उससे कहती है, आ गया मेरा बेटा। बेटा, मम्मा ने तुम्हें कभी टाइम नहीं दिया ना। मम्मा अब तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम खेलेगी। चलो अभी बताओ कौन सा गेम खेले। विवान को रिया के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है, मम्मा, क्लास का एक लड़का मुझे बुली करता है। उसने मेरी नोटबुक छीन ली। मेरा होमवर्क पेंडिंग है। अगर नहीं किया तो कल मैम मुझे बहुत डांटेंगी। प्लीज मेरा होमवर्क करवा दीजिए। रिया उसे नीचे उतारते हुए उससे कहती है, बेटा, ये पढ़ाई का टाइम नहीं है, खेलने का टाइम है। आओ खेलते हैं। विवान जिद करता है, नहीं मम्मा, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। आप प्लीज अभी करो, अभी करो, अभी करो ना मम्मा। रिया को विवान पर गुस्सा आने लगता है और जोर से चिल्लाकर नौकर को बुलाती है। एक साथ कई नौकर दौड़ते हुए आते हैं। वो उन पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, लेकर जाओ विवान को और इसका होमवर्क कंप्लीट करवाओ। मेरी पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए, समझे। विवान को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से खुद को लॉक कर लेता है। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक करता है और गुस्से में गेम खेलने लग जाता है, लेकिन तभी मोबाइल फेंक देता है, बिस्तर पर जाकर लेटता है और रोते हुए खुद को चादर से ढक लेता है और कहता है कि पापा भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मेरी मम्मा को अपने फ्रेंड से ही टाइम नहीं मिल पाता। मन तो करता है इस घर से भाग जाऊं। ये सब सोचते सोचते विवान सो जाता है। गौतम को घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 3 बज गए थे। वो विवान के कमरे के पास जाकर खिड़की से झांक कर देखता है। विवान अपने बेड पर चादर ताने गहरी नींद में सो रहा था। उसने विवान को इस समय जगाना ठीक नहीं समझा। रिया को जैसे ही पता लगता है कि गौतम आ गया है, तो वो अपनी किटी पार्टी को छोड़कर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है, जैसे वो गौतम का काफी समय से वेट कर रही हो। गौतम के नहाकर फ्रेश होने के बाद रिया भी सोने से पहले नहाकर फ्रेश हो जाना चाहती थी, लेकिन मन ही मन उसने गौतम को आज सीड्यूस करने का प्लान बना लिया था। वो नहाकर बाहर आती है और रेड कलर की एक बेहद हॉट नाइटी पहन लेती है। शराब की स्मेल दूर करने के लिए उसने काफी तेज परफ्यूम भी अपनी बॉडी पर छिड़क लिया था। बाथरूम से बाहर आते ही वो गौतम की गोदी में जाकर बैठ जाती है और स्लोली उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। गले पर किस करने लगती है। गौतम समझ जाता है कि उसने शराब पी हुई है। वो खुद को रिया की बाहों से छुड़ाकर कंबल उड़ता है और कहता है, तुमने शराब पी है, सो जाओ भी। रिया गौतम की इस बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा वो उसी पर अपना ही सवाल दाग देती है। दिल्ली गए थे, मुझे पता है क्यों नहीं। इस पर गौतम नजर बचाते हुए कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। तुम तो जानती हो, नए प्रोजेक्ट के बारे में होटल का अप्रूवल लेना था, इसीलिए मिनिस्टर से मिलने गया था। रिया गौतम का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए नॉर्मल अंदाज में पूछती है, अकेले गए थे। ये सुनते ही एक पल के लिए गौतम घबरा जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, हमेशा अकेला ही जाता हूँ। इतना बोलकर वो कंबल को सिर से ओढ़ता है और सो जाता है। रिया समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। इस बात में कोई इफ एंड बट रहा ही नहीं था कि वो अंजलि से मिल चुका है और अब ये बात रिया से छुपा रहा है। रिया मन में सोचती है, आखिर इनके बीच में क्या बात हुई होगी। कहीं अंजलि ने इसे वो सब बता तो नहीं दिया जो मैंने उसके साथ किया है। नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, वरना गौतम कुछ तो कहता मुझसे आकर।
रिया का दिमाग एक के बाद एक सैकड़ों प्रिडिक्शन करने लग जाता है कि आखिर अंजलि और गौतम के बीच क्या बात हुई होगी। सुबह उठकर विवान देखता है तो सब सो रहे हैं। वो चुपके से दरवाजा खोलता है, उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आता। वो मेन गेट से फौरन भागते हुए बाहर निकल जाता है।